हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th का आज हम मेंडल जी के नियम में सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? मेंडल जी के नियम में आज हम सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि मेंडल जी का जीवन परिचय, फिर मेंडल जी के 7 विपर्शक लक्षण, और उसमें हमने पढ़ा था मेंडल जी के नियम में प्रयुक्त शब्दावलियों को हमने क्या किया था, उसमें अध्ययन किया था। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मेंडल जी के नियम। तो मेंडल जी के नियम कितने होते हैं? तो मेंडल जी के नियम 3 हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है स्वतंत्र अभिहरण का नियम, तीसरा क्या है? पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो जो पृथक्करण का नियम होता है, तो पृथक्करण का नियम हम सबसे सिंपल और आसान भाषा में पढ़ेंगे। पृथक्करण का नियम क्या होता है कि जब दो भिन्न लक्षणों वाले पादपों के मध्य संयुग्मन कराते हैं। क्या कहते हैं? संयुग्मन कराते हैं, तो उनके जीन युग्म के अवयव एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। हमें बस इतना याद रखना है, पृथक्करण नियम का मतलब क्या होता है? पृथक्करण का नियम होता क्या है कि जब दो भिन्न लक्षणों वाले पादपों के मध्य जब क्या कहते हैं? संयुग्मन कराते हैं, तो उनके जीन युग्म के अवयव एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और केवल एक ही क्या होता है? एक ही अगले पीढ़ी में क्या होता है? अगले पीढ़ी में अपने लक्षणों को लेकर प्रकट होता है। ठीक है, तो पृथक्करण का नियम क्या होगा? पृथक्करण का नियम होता है जब दो भिन्न लक्षणों वाले पादपों के मध्य संयुग्मन कराते हैं, तो उनके जीन युग्म के अवयव एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? अलग हो जाते हैं और केवल एक ही अगले पीढ़ी में क्या होता है? प्रकट होता है। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पृथक्करण का नियम कहा जाएगा। तो पृथक्करण का नियम क्या है? जब दो भिन्न लक्षणों वाले, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है। कैपिटल टी स्मॉल टी है, जब इसमें युग्म निर्माण होगा तो क्या होगा? कैपिटल टी और यहाँ हो जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे युग्मक जनन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसे युग्मक जनन कहा जाएगा। ये युग्मक का निर्माण हो गया। जब युग्मक का निर्माण हुआ तो अगली पीढ़ी का खाली एक ही क्या होता है? एक इसका कैपिटल टी और दूसरे का इसका है, तो एक ही आलाना यहाँ लिखा गया और केवल एक ही अगले पीढ़ी में क्या होता है? अपने लक्षण को प्रकट होगा। मतलब यहाँ से कैपिटल टी हो गया, ये स्मॉल टी हो गया, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। तो इसी प्रक्रिया क्या करता है? इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। पृथक्करण का नियम क्या होगा कि जब दो भिन्न लक्षणों वाले पादपों के मध्य संयुग्मन कराते हैं, तो उनके जीन युग्म के अवयव एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। ठीक है, मतलब कि जब दो जैसे देखिए ये जीन युग्म के अवयव है। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक शुद्ध लंबा पौधा, एक शुद्ध बौना पौधा है। शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने पौधे हैं। तो ये क्या है? जब दो भिन्न शुद्ध लंबा शुद्ध बौना भिन्न लक्षण पादपों के मध्य जब हमने क्या संयुग्मन कराया, तो उनके जीन युग्म के जो अवयव जो थे एक दूसरे स्वतंत्र रूप से क्या हो रहे हैं? ये दोनों अलग हो गए, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो गए। ठीक है, और केवल एक ही अगले पीढ़ी में क्या होगा? प्रकट होगा। मतलब कि एक इसका कैपिटल टी और एक इसका स्मॉल टी क्या हुए? अगले पीढ़ी में प्रकट हुए। मतलब कौन सी जाति बनाया इन्होंने बनाया? संकर जाति। मतलब 50% लक्षण इसका आ गया, 50% लक्षण इस वाले भाग का आ गया।
तब इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। ठीक है, पृथक्करण का नियम हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, पृथक्करण का नियम आपको समझ में आ गया। तो पृथक्करण का नियम क्या है, तो पृथक्करण का नियम पूछता क्या है, जब दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पादपों के मध्य जब संयुग्मन कराते हैं तो उनके जीन युग्म के अवयव एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और केवल एक ही अपने लक्षणों को लेकर के क्या होता है, F1 पीढ़ी में क्या होता है, प्रकट होता है, या अगली पीढ़ी में प्रकट होगा। तो उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछे स्वतंत्र विवरण, क्या पूछ दे, स्वतंत्र अपवन। यदि आपसे स्वतंत्र विवरण का नियम पूछे तो स्वतंत्र विवरण नियम बस इतना ही बताना है, बस आपको इतना बताना है कि जब दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पादपों के मध्य जब संयुग्मन कराते हैं तो उनके जीन युग्म के अवयव एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। उसे क्या बोलेंगे, उसे स्वतंत्र विवरण का नियम कहा जाता है। मतलब हमारे पास क्या था, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, तीन में जो युग्मक का निर्माण हुआ है ये क्या हुआ, इनमें स्वतंत्र रूप से हुआ है, मतलब इनमें किसी भी चीज का बाधा नहीं था। मतलब जब युग्मकों का निर्माण जब स्वतंत्र रूप से हो, जब युग्मकों का निर्माण क्या हो, स्वतंत्र रूप से होता हो, तब उसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र विवरण का नियम कहा जाता है। तो स्वतंत्र विवरण का नियम क्या होगा कि जब युग्मकों का निर्माण क्या हो, स्वतंत्र रूप से होता हो, जब युग्मकों का निर्माण स्वतंत्र रूप से हो, तो उसे क्या बोलेंगे, स्वतंत्र विवरण का नियम कहा जाता है। स्वतंत्र विवरण का नियम मतलब जब युग्मकों का निर्माण क्या हो, स्वतंत्र रूप से हो, मतलब इन पे किसी भी चीज का दबाव न हो, तो उसे क्या कहेंगे, स्वतंत्र विवरण का नियम कहा जाता है। तो स्वतंत्र विवरण के नियम का मतलब कि जब युग्मकों का निर्माण क्या होता हो, स्वतंत्र रूप से होता हो, जब युग्मकों का निर्माण स्वतंत्र रूप से हो तो उसे क्या कहेंगे, स्वतंत्र विवरण का नियम कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र विवरण क्या है, फिर से याद कीजिए, जब दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पादपों के मध्य संयुग्मन कराते हैं तो उनके जीन युग्म के अवयव एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, स्वतंत्र विवरण का नियम कहा जाता है। मतलब कि हमारे पास जीन युग्म का अवयव था और ये दोनों युग्मक जब निर्माण किए इसे क्या कहेंगे, युग्मक, इसे बोलेंगे युग्मक निर्माण बोलेंगे। तो युग्मक निर्माण क्या हुआ, स्वतंत्र रूप से हुआ है। ठीक है, और यदि आपसे पूछते हैं प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम पूछ दे, तो प्रभाविता का नियम क्या होता है कि जब दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पादपों के मध्य जब संयुग्मन कराते हैं तो ऐसे लक्षण जो बार बार पीढ़ी एकांतरण होते हैं तो उन्हें प्रभावी लक्षण कहा जाएगा, और उस नियम को क्या कहेंगे, प्रभाविता का नियम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे, प्रभाविता का नियम। मतलब कि जब दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पादपों के मध्य संयुग्मन कराते हैं तो ऐसी स्थिति में पीढ़ी एकांतरण होने वाले लक्षण को क्या बोलेंगे, प्रभावी लक्षण कहा जाएगा, और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। प्रभाविता का नियम क्या था, जब दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पादपों के मध्य संयुग्मन कराते हैं तो ऐसी स्थिति में बार बार प्रकट होने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहा जाएगा, और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाएगा। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये शुद्ध लंबा है और शुद्ध बौना है, तो यहाँ पे क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो कैपिटल टी हमारे पास है ये क्या है, ये लंबा पौधा है, तो लंबा मतलब प्रभावी लक्षण हो गया, तो इसी को क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहा जाएगा, और इस नियम को क्या कहेंगे, प्रभाविता का नियम कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हमारे पास एक पेरेंट, हमारे पास क्या जनरेशन, मतलब कि पेरेंट जनरेशन। इसमें क्या है, हमने वायलेट फ्लावर लिया है, मतलब कि बैगनी फूल है, क्योंकि इसमें क्या है, एक सफेद फूल है। जब दोनों क्या है, जब हम क्रॉस कराते हैं तो उस दौरान क्या होता है, हमें एक नए पौधे क्या होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये अपन पीढ़ी में क्या होगा, ऑल हाइब्रिड प्रोगेनी है वायलेट फ्लावर, मतलब प्रभावी लक्षण क्या होगा, हमेशा प्रभावी ही लक्षण को प्रदान करेगा। और जब F2 पीढ़ी होगा तो F2 पीढ़ी के दौरान क्या होगा, यहाँ पे जो भी पौधे होंगे तो इसमें क्या है, जो जैसे देखिए जब हमने क्या किया था, जब हमने कोई पीढ़ी में बनाया था तो उसमें जब 705 पौधे थे, हमने जब उसका क्या संगमन कराया था, संगमन कराने के बाद F2 पीढ़ी में क्या है, 705 क्या मिला हमको, हमें मिला था बैगनी फूल वाले पौधे मिले थे, और 224 क्या मिले थे, हमें सफेद फूल वाले पौधे क्या हुए, हमें प्राप्त हुए। और मेंडल जी को 7 जो भिन्न जो लक्षण था, इसमें क्या था, मटर का आकार था, मटर का रंग, फली का आकार था, फली का रंग, फूल का रंग, पौधे का आकार, और क्या था, फूल की स्थिति थी। जो हमने पढ़े अभी पिछले वीडियो में क्या है, हमने उसको काफी अच्छे से हमने उसको पढ़ा है। यदि आपको भी अच्छे से पढ़ना है तो पिछले वीडियो क्या है, फर्स्ट लेक्चर में जाके आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या है, मेंडल जी का वंशागत मॉडल। मेंडल जी का जो वंशागत मॉडल था, इस मॉडल में बताया गया था, मेंडल जी के मॉडल में माता पिता आनुवंशिक कारकों को साथ लेकर चलते हैं। जो माता पिता होंगे आनुवंशिक तथ्यों को लेकर लेंगे, वो साथ लेकर चलते हैं, जिन्हें अब हम जीन करते हैं, जो संतान के लक्षण निर्धारित करते हैं। मतलब संतान क्या करेंगे, उन लक्षणों को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में किसी दिए गए जीन की 2 प्रतियां होती हैं, जैसे कि बीज के रंग के लिए वाई जीन, और क्या है, अदर के लिए स्मॉल जीन दिखाया गया है। ठीक है, जो जो स्मॉल, जैसे देखिए सपोज मानना है हमारे पास, हमने यहाँ पे एक प्रोगेनी बनाया। ठीक है, इस प्रोगेनी में हमको ये दिखाया गया कि हमारे पास क्या था, एक कैपिटल टी था, दूसरा स्मॉल टी था। ठीक है, जो कैपिटल टी था तो बना एक टाल था, और स्मॉल टी का था ड्वार था, मतलब शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना था। तो यहाँ हमें क्या मिला, हमें संकर जाति प्राप्त हुआ। हमें क्या हुआ, एक संकर जाति प्राप्त हुआ। यदि हम क्या करते हैं, इसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब हमने क्रॉस किया तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। यदि हम इस संकर जाति में यदि हम क्या करते हैं, स्वपरागण कराएं तो, यदि हमें क्या करें, स्वपरागण कराएं तो क्या मिलेगा हमको, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, या इसका इसके साथ है कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब इसका इसके साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों के साथ स्मॉल टी। अब देखेंगे इसमें लक्षण प्रारूप क्या है। तो हमें ध्यान देना कि लक्षण में सुधा क्या है, लंबा और बौने पौधे की बात रही है। तो कैपिटल टी यहाँ पे 1 लंबा हो गया, कैपिटल टी यहाँ पे 2 लंबा, और यहाँ पे 3 लंबा हो गया। कितना हो गया, 3 लंबा हो गया और 1 बौना हो गया, 3 संबंधे 1। कितना रेशियो मिला, 3 संबंधे 1 का रेशियो मिला। किसके हिसाब से, हमने जब क्या किया, जब हमने संकर जाति में क्या कराया था, हमने जब स्वपरागण कराया, जब हमने संकर जाति में हमने जब स्वपरागण कराया तो हमें क्या मिला था, लक्षण प्रारूप में हमें मिला 3 संबंध 1 मिला, और हमें मिला जीन प्रारूप मिला, क्या, जीन प्रारूप। जीन प्रारूप हमें क्या मिलेगा, हमें जीन का पूर्ण जोड़ा लिखना है। जीन के पूर्ण जोड़े को क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप कहलाता है। मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और 1 हो गया, तो 1 संबंधे 2 संबंधे 1 मिला हमको। मतलब इसमें 1 शुद्ध लंबा है और 1 शुद्ध बौना है, और 2 हमें क्या मिले, संकर जाति, 2 संकर जाति, 1 शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। तीसरे बोलेंगे हम जीन प्रारूप बोलेंगे, और लक्षण प्रारूप में सुना क्या है, 3 लंबा और 1 बौना प्राप्त हुआ। क्या होगा, 3 लंबा और 1 बौना प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 3 लंबा और 1 बौना प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीजों को क्या यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे उसी हिसाब से हम कलर के दिखा सकते हैं। यदि आप एक वीडियो पे फोकस रखिए, ठीक है, एक चित्र पे, तो आप सारी चीजों को आप निकाल सकते हैं। जैसे कैपिटल टी वाई टी है, तो बस उसी रूल को फॉलो करना आपको है, जो हमने भी रूल पिछले दिखाया है, उस रूल को फॉलो करना है। जो संकर जाति तो F1 पीढ़ी था, और जो निचला था क्या है, वो F2 पीढ़ी है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये वाला जो भाग हमारे पास है,
जो यहाँ पर मिला है तो यह मिला हमको F1 पीढ़ी मिला है, और इस वाले भाग में क्या मिला हमें मिला है F2 पीढ़ी मिला है। क्या मिला हमें? F2 पीढ़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, अभी हमने पिछले वीडियो पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था? प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या था कि जब दो भिन्न भिन्न विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के मध्य जब हम संयुग्मन कराते हैं तो प्राप्त नहीं जाती संकर जाति होती है, और जो लक्षण प्राप्त हुआ तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे संकर लक्षण कहा जाएगा या प्रभावी लक्षण कहा जाएगा। और इस नियम को क्या बोलेंगे? प्रभाविता का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिंकेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिंकेज में क्या होता है कि जब से लिंकेज का मतलब होता है क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि जो वंशानुगत हो रहे हैं जो लक्षण होते हैं बार बार जो पीढ़ी के अंदर जो प्रकट होंगे, तो इसमें क्या होता है कि इनमें जो इनका जो अनुक्रम बना है तो कैसे बना है इनमें? इनमें बना क्या है कि जैसे जब जीन होगा तो जीन के क्या होंगे कि जीन क्या होता है? डीएनए के सबसे छोटे खंड होते हैं। क्या होते हैं? जीन डीएनए के सबसे छोटे खंड होते हैं जो क्या होते हैं? पीढ़ी के अंदर में क्या होते हैं? वो सहायक होते हैं। ठीक है, और यहाँ दिखाया गया कि एक रंग एलील देने वाले और अलग से प्रत्येक युग्मक को एक आकार एलील देने के बजाय क्या होता है? F1 डाइहाइब्रिड संयुग्म प्रत्येक युग्मक को बस एक कार्बो यूनिट देगा। ठीक है, एक Y और एक कैपिटल R एलील जोड़ी या एक स्मॉल y स्मॉल r एलील जोड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे भी इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ चित्र को बनाते हैं तो चित्र में आपको ध्यान देना ये है कि हमारे पास एक रेशियो बनाई जाती है। जैसे हम एक युग्मक बनाते हैं, हमें 1 2 3 हो गया। ठीक है, 1 2 3 हो गया। यहां पे लिखना है कैपिटल R कैपिटल Y। ठीक है, कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y। ठीक है, फिर इसके बाद स्मॉल r स्मॉल y लिखना है, और यहाँ पे भी वही कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y, फिर इसका स्मॉल r स्मॉल y। इस तरीके से हमें चार्ट बनाना है। हमें इसमें चार्ट में हमें देखना है कि कैपिटल R पहले रखेंगे और Y बाद में रखेंगे। कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R, फिर इसका कैपिटल Y कैपिटल Y। ठीक है, फिर इसका करेंगे कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल y, फिर इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y, फिर इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y, फिर इसके साथ कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, फिर इसका इसके साथ करेंगे कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। अब इसका इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसके साथ कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, इसका इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर इसका स्मॉल r कैपिटल Y, फिर इसके साथ करेंगे स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, फिर इसका स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर इसका स्मॉल सब स्मॉल होंगे। ठीक है, अब हमें रेशियो देखना क्या है, हमें R का पैरामीटर R देखना है और Y का पैरामीटर क्या है Y देखना है। कितना हो गया? कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r, 1 हो गया कैपिटल R कैपिटल Y, 2 हो गया कैपिटल R कैपिटल Y, 3 हो गया कैपिटल R कैपिटल Y, 4 हो गया कैपिटल R 5 हो गया, यहाँ पे नहीं है कैपिटल R कैपिटल Y, 6 हो गया कैपिटल R कैपिटल Y, 7 हो गया कैपिटल R कैपिटल Y, 8 हो गया, फिर इसका कैपिटल R कैपिटल Y 9 हो गया। कितना हो गया? ये 9 हो गया। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, कैपिटल R पहले देखना है और Y दूसरा देखना है।
और कैपिटल आर वाई हो गया ना, एक कैपिटल स्मॉल वाई, दो, फिर इसके बाद कैपिटल स्मॉल वाई, ये तीन हो गया। कितना हो गया? तीन हो गया। फिर हमें अब देखना है, हमें देखना है क्या, स्मॉल आर कैपिटल वाई। पहला लेटर क्या स्मॉल आना चाहिए, कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई, दो स्मॉल कैपिटल, ये हो गया तीन। कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास तीन। बच्चा लास्ट में तो ये रेशियो क्या है इसको हमको 9 रेशियो 3 रेशियो 1। हमें क्या हुआ, इस रेशियो में क्या है, हमें संबंध क्या हुए हैं, हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ सबसे खास बात यह है कि हमें इसमें संबंध प्राप्त हुआ है 16 रेशियो मिस्टेक 12 रेशियो 4 हमें प्राप्त हुआ है। और ये 12 है इसमें राउंड सीड है, और 4 क्या है, इसमें रिंकल सीड है। ठीक है, और ये जीन प्रारूप है। ये क्या है, ये जीन प्रारूप है, और ये क्या है, ये लक्षण प्रारूप है। ठीक है, ये क्या हमें मिला है, ये लक्षण प्रारूप हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इस तरीके से इनमें क्या होता है, इनमें डाटा सेट्स बनते हैं। डाटा सेट्स बनते कैसे हैं, यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे पास एक पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद क्या बनेगा, डाटा सेट्स बनाएगा। और डाटा सेट्स के बाद क्या बनते हैं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, इनमें 4 अर्धसममात्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होगा, 4 अर्धसममात्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक डीएनए था, तो डीएनए क्या होते हैं, इस तरीके से टूटते हुए क्या होते हैं, ये प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या, रक्त समूह पढ़ते हैं। ठीक है, तो रक्त समूह क्या होता है, जैसे यहाँ पे एलिस फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, तो एक पेरेंट का जो एलिस था, यहाँ पे ए और बी और ओ था। ठीक है, एलिस फ्रॉम द पेरेंट 2 जो दूसरा था उस तरीके से, जिसकी जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड के लक्षण थी, इन दोनों के लिए हम क्रॉस करेंगे आपस में। ठीक है, तो जो चाइल्ड के लिए क्रॉस करेंगे, इनका जीनोटाइप हमें ये मिलेगा। ठीक है, और लक्षण जो फिनोटाइप मतलब कि जीनोटाइप इसका क्या है, जीन प्रारूप, और इसका मतलब लक्षण प्रारूप होगा। क्या होगा, लक्षण प्रारूप। इसमें क्या होगा, इस जिसे हमने ऐसे पिता क्या है जिसका ब्लड ओ है, और क्या है, माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, और एक का ए है। तो यहाँ पे जो लक्षण प्रारूप क्या होगा, इनका जो जीन प्रारूप होगा वो ए ओ होगा। ठीक है, और लक्षण प्रारूप क्या होगा, ए प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि जो ओ होता है वो अप्रभावी होता है, ओ अप्रभावी होता है, और ओ को छोड़ करके सभी क्या होते हैं, सभी प्रभावी अवस्था में होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या होते हैं, सबके कहते हैं। जैसे बी और बी का कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बी मिलेगा। बी ओ का कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमको बी मिलेगा। यदि ओ के साथ कराएंगे तो ओ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हमें रक्त संबंध क्या होता है, हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एबीओ प्रणाली में 4 प्रमुख रक्त प्रकार होते हैं, जैसे ए बी ए बी और ओ होता है। तो रक्त का प्रकार, जैसे लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ए और बी एंटीजन नामक के एंटीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति निर्धारित होता है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्तियों के माता पिता से एक एबीओ जीन विरासत में मिलता है, और 3 संभावित रेशो जैसे ए बी और ओ, ये संभावित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को क्या है, विरासत मिली है, एक माता से एक जीन और दूसरे से ओ जीन रक्त प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये प्राप्त हुआ है। एक माता पिता से बी जीन और दूसरे से क्या है, ओ जीन रक्त समूह बी प्राप्त हुआ है। ठीक है, और एक माता पिता से एक जीन और दूसरे से बी जीन रक्त समूह क्या है, ए बी प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें क्या होते हैं, ये रक्त संबंध क्या होते हैं, इनमें प्राप्त होते रहते हैं। और जो आरएच जो फैक्टर होता है, आरएच फैक्टर क्या होता है, किसी भी रक्त संबंध क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव को दर्शाता है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, और जो आरएच फैक्टर था, इसकी खोज अमेरिका के रिहर्सल्स बंदरों से कार्ल एंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक को दिया था। कार्ल एंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने आरएच फैक्टर की खोज अमेरिका के रिहर्सल्स बंदरों से किया था उन्होंने। ठीक है,
अब आते हैं क्या है, हम आते हैं लिंग निर्धारण आते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं लिंग निर्धारण क्या है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लिंग निर्धारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लिंग निर्धारण करता है। लिंग निर्धारण में क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंगिक जनन के द्वारा जन्म लेने वाला संतान नर होगा या मादा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण क्या है, तो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया होती है जिसमें सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया होती है जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंगिक जनन के द्वारा जन्म लेने वाला संतान नर होगा कि मादा। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे लिंग निर्धारण कहा जाता है। समझ में आ गया, लिंग निर्धारण क्या है, तो लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि लैंगिक जनन के द्वारा जन्म लेने वाला संतान नर होगा कि मादा। तो उसे क्या बोलते हैं, लिंग निर्धारण कहा जाता है। और जो मानव जो लिंग निर्धारण होती है वो वायु गुणसूत्र पर निर्भर करता है। क्या कहेगी, मानव पे क्या होगा, जो मानव होगा तो उसमें क्या होगा, वायु गुणसूत्र क्या होता है, लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार बना जाता है। जो वायु गुणसूत्र होगा क्या होगा, वो लिंग निर्धारण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार बना जाता है। क्यों, क्योंकि मानव शरीर में क्या होगा, जो डबल एक्स होगा वो मादा होगी, जो एक्स वाई होगा क्या होगा, वो नर होते हैं। लेकिन जो वायु गुणसूत्र होता है ये लिंग निर्धारण के लिए क्या होते हैं, ये जिम्मेदार माने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इनमें संतान प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 था। ओके, ठीक है। अब आता है क्या, वंशानुक्रम और क्या विविधता के सिद्धांत आते हैं। सबसे खास बात यह है कि विविधता का मतलब होता है क्या है, प्राणियों के मध्य जो अंतर होता है उसी क्या बोलते हैं, उसे विविधता कहा जाता है। प्राणियों के मध्य जो अंतर होता है उसे विविधता के नाम से जानते हैं। और होता क्या, जैसे सपोज मानना है कि हमारे पास क्या है, एक पेरेंट्स हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास एक पेरेंट है, तो पेरेंट में क्या होता है, हमारे पास एक पेरेंट है तो पेरेंट क्या होगा, एक टाल है दूसरा क्या है, ड्वार्फ है। मतलब कि यहाँ पे जो टाल है मतलब ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ है, और हमारे पास क्या है, युग्मक प्राप्त हुए हैं। जब इनका संयुग्म कराएंगे तो दोनों में क्या होगा, दोनों में माता पिता के क्या होंगे 50-50% लक्षण क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। क्या होंगे, दोनों के 50-50 लक्षण प्राप्त होंगे। क्यों, क्योंकि एक संतान के निर्माण के लिए क्या होता है, माता और पिता दोनों के युग्मकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तीसरी को क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। विविधता में क्या है, एक ही परिवार में प्राणियों के मध्य पाई जाने वाली भिन्नता को ही विविधता कहा जाता है। मतलब एक ही परिवार में प्राणियों के मध्य पाई जाने वाली अंतर को ही क्या बोलते हैं, उसको विविधता कहा जाता है। विविधता क्या है, इनके माता पिता से क्या होता है, वो प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका जो F2 पीढ़ी होता है तो जब उनमें क्रॉस आते हैं तो क्या होते हैं, उनमें नई पीढ़ियां क्या होती हैं, वो प्राप्त होती हैं। ठीक है, फिर इनमें क्या होता है, इनमें दो तरीके से हम बांट सकते हैं। जो जीन इंटरेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता क्या है, अंतरागुणक संवाद होता है, दूसरा अंतरजीनी संवाद होता है। ठीक है, और इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हम यहाँ पे हमने कैपिटल किया था तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें शुद्ध लाल मिला। हमें
जब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिला तो हमें क्या मिला, वायलेट मतलब बैगनी रक्त प्राप्त हुआ। जब स्मॉल और स्मॉल आपन जुड़ा तो क्या मिला, यहाँ पे सफेद फूल क्या हुए थे, वो प्राप्त हुए थे। ठीक है, और जो सजातीय के साथ देखा जाए तो 3 होते हैं, अपूर्ण, बहु और क्या है, सप्रभुत होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक गाय है, ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक लिया सफेद गाय, ठीक है, सफेद गाय लिया, एक हमने क्या लिया, हमने भूरा गाय लिया, एक सफेद गाय है, एक भूरा गाय लिया। जब दोनों को हमने क्या, जब ब्रीड कराया तो ठीक है, तो उससे हमें क्या मिला, हमें एक चितकबरी गाय प्राप्त हुआ, मतलब एक रोन गाय प्राप्त हुआ। रोन मतलब चितकबरी, तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, एक चितकबरी गाय प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हमें मेंडल जी के नियम बहुत ब्रॉड और बहुत हार्ड नहीं, इसमें हम समझ सकते हैं कि हमें क्या लेना है, हमें 2 भिन्न भिन्न जाति लेना है। तो जब 2 भिन्न जातियां का जब हम एक साथ संयुग्मन कराएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा एक नई जाति की क्या होगी, हमें प्राणी प्राप्त होगा। क्या होगा, नई जाति के प्राणी क्या प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें यही हमें क्या समझाया गया है। अब बहु प्रभावी जीन का मतलब क्या होता है, जब एक ही लक्षण को क्या करे, जब एक लक्षण को क्या करे, ढेर सारे जीन क्या करने लगे, उसको प्रभावी करने लगे, तो उसे क्या बोलेंगे, बहु प्रभावी जीन कहा जाएगा। और जब एक जीन, जब क्या कहते हैं, जब एक जीन अनेकों लक्षणों को नियंत्रित करने लगे, जब एक जीन अनेकों लक्षणों को नियंत्रित करने लगे तो उसे क्या बोलेंगे, बहु प्रभावी जीन कहा जाता है। ठीक है, और जो बहु प्रभावी जो जीन होता है, हम क्या ब्लड में उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास क्या था, जैसे हमारे पास जैसे टीएच मॉर्गन थे, तो टीएच मॉर्गन ने क्या किया था, ड्रोसोफिला क्या जो फल मधुमक्खी थी उसी से क्या किया था, उन्होंने डिस्कवरी करने के बाद उन्होंने दिखाया कि ये क्या होता है। जैसे हमारे पास जैसे जीवन पेज था और G2 था, तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास जो अलग अलग क्रोमोसोम के जो लक्षण थे, जब उनका क्या है, जब आपस में क्रॉस कराएगा तो उस दौरान यहाँ पे जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या, इनके जो लक्षणों का आदान प्रदान हुआ था, तब जाके इनमें क्या मिला, इनके पास मिला था युग्मक का निर्माण हुआ। ठीक है, ये युग्मक का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये आगे चल के क्या करेंगे, इन निषेचन प्रक्रिया को ये संपन्न कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और इस तरीके से क्या करेंगे, ये लक्षणों को क्या करने लगेंगे, ये दर्शाते हैं। और क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है क्या, जब 2 चीजें आपस में अपने लक्षणों को एक दूसरे से अदला बदली करें और क्या होने लगे, वो पीढ़ी एकांतरण होने लगे। ठीक है, जैसे गुणसूत्र पर मौजूद जीनों की अगली पीढ़ी में एक साथ विरासत में मिलने की प्रवृत्ति को ये क्या कहलाता है, उसे सहलग्नता कहा जाता है। मतलब गुणसूत्र पर मौजूद जीनों की अगली पीढ़ी में एक साथ विरासत में मिलने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, उसे बोलते क्या है, सहलग्नता कहा जाता है। ठीक है, और संलग्नता 2 प्रकार होता है, पूर्ण संलग्नता, दूसरा होता है अपूर्ण संलग्नता। पूर्ण संलग्नता मतलब जो प्रभावी लक्षण पाया जाए, और अपूर्ण मतलब जो क्या है, पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। ठीक है, हमने भी लिंग धारण पढ़ा था। तो लिंग धारण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लैंगिक जन्म के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जन्म लेने वाला क्या है, नर होगा कि मादा, तो उसे क्या कहेंगे, उसे लिंग निर्धारण कहा जाता है। ठीक है, और लिंग निर्धारण क्या होता है, ये क्या होता है, ये भौतिक और रासायनिक दोनों प्रतिक्रिया होती है, जिसमें प्राणी के द्वारा क्या होता है, जो भी प्राणी जन्म लेगा वो क्या होगा, जो नर होगा कि मादा, इन चीजों क्या कहते हैं, यहाँ पे सुनिश्चित किया जाता है। क्या किया जाएगा, यहाँ पे सुनिश्चित किया जाता है कि प्राणी क्या होगा, नर होगा कि मादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जैसे हमारे पास ये ड्रोसोफिला हमारे पास प्राणी था, तो ड्रोसोफिला जो प्राणी था इसमें लिंग निर्धारण की प्रक्रिया सबसे पहले सीबी ब्रिजेश नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था,
इसको उन्होंने समझाया था, सीबी ब्रिजेश ने इसको समझाया था। इसमें उन्होंने बोला था लिंग धारण क्या होता है, इस जैसे इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था, जैसे एक महिला थी एक पुरुष था, तो एक महिला और पुरुष में क्या होते हैं, जब उनमें जब एक परा निर्माण हुआ है तो इससे क्या बने, इस पर क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं युग्मक कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, युग्मक के नाम से जानते हैं। और जो युग्मक होते हैं ना, यही आगे करके निषेचन करने के बाद ये क्या करते हैं, प्राणियों के निर्माण में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या ब्लड संबंध को दिखाया गया। हमें करना क्या, हमें सेम प्रोसेस वही समझना है कि बस हमारे पास जो भी रेशियो प्राप्त हो तो उसमें करना क्या, वहां पे गैमेट बनाने के बाद हम निषेचन प्रक्रिया को आराम से समझा सकते हैं। और जो पश्चिम होता है तो पश्चिम क्या होता है ZW और ZZ होता है। ठीक है, ZW और ZZ नामक क्या है, इनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को क्या है यहाँ पे दर्शाया जाता है पक्षियों में। और जो मधुमक्खी होता है तो मधुमक्खी में संख्या कितनी होती है, उनमें 32 की संख्या प्राप्त होती है। कितनी होगी, उनमें 32 प्राप्त होते हैं। तो उस हिसाब से सेम प्रोसेस वही है। इनमें क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं क्या होते हैं, वो हेप्लॉइड अवस्था में होते हैं। अभी उनमें क्या होता है, उनमें पोषण के हिसाब से उनमें क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आता है उत्परिवर्तन क्या है, इसे जीन या गुणसूत्र की संरचना में आनुवंशिक परिवर्तन या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे देखिए हमारे पास एक डीएनए है। ठीक है, तो जो डीएनए होता है ना, तो डीएनए के आधार पर ही क्या होता है, प्राणियों की क्या होती है, वृद्धि और विकास होता है। क्यों, क्योंकि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, वो डीएनए में ही मौजूद होते हैं। आनुवंशिक लक्षण कहाँ पाए जाएंगे, डीएनए में मौजूद होते हैं। और डीएनए जिस लक्षणों को कंसिस्ट करता है वही लक्षण क्या होते हैं, पीढ़ी एकांतर होने लगते हैं। ठीक है, क्या होने लगेंगे, पीढ़ी एकांतर होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि सूचना इनके कहाँ चले जाते हैं, इनके कोडांश पे चले जाते हैं। कोडांश का मतलब होता है क्या है, कि जो कोड्स होते हैं जैसे AUG, GUC, GUA, AAG, ये क्या होते हैं, कोडांश होते हैं। जो इनके क्या होते हैं, पीढ़ी एकांतर में इनके क्या होंगे, वो सहायक होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या, लिंग प्रभावी लक्षण आते हैं। लिंग प्रभावी लक्षण क्या है, कैसे लक्षण जो क्या होते हैं, जो पीढ़ी के अंदर सहायक होते हैं, मतलब वे लक्षण जिनकी अभिव्यक्ति सेक्स हार्मोन से क्या होती है, प्रभावित होती है, उन्हें क्या होते हैं, उन्हें लिंग प्रभावी लक्षण कहा जाता है। जैसे एक पीढ़ी था तो यहाँ पे क्या था, जैसे इनके पास आनुवंशिक लक्षण था कि गंजापन होने की, इनमें क्या होते हैं, गंजापन के क्या होते हैं, इनमें लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, ये वायु गुणसूत्र पर होते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्राणियों में हीमोफीलिया भी नामक रोग होता है। हीमोफीलिया का मतलब होता है क्या, यहाँ पे रक्त से संबंधित क्या होते हैं, कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उसे हीमोफीलिया नामक रोग का होता है। हीमोफीलिया में होता क्या है, उनके जो रक्त होते हैं वो क्या होते हैं, काफी कमजोर होने लगते हैं। ठीक है, अब आते हैं डाउन सिंड्रोम आते हैं। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसी रोग होती है जिसकी लेग एंड डाउन नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में खोजा था। और इसमें 21वें नंबर के गुणसूत्र क्या होते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं। इसमें लड़की क्या होती है, इसमें मंगोलियन पैदा होती है। अब क्लाइन फिल्टर में सुधा क्या है, यहाँ पे किन्नर प्राणी प्राप्त होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47 रहता है। और डाउन सिंड्रोम में भी क्या होता है, गुणसूत्र संख्या 47 ही होती है। और इसमें गुणसूत्र संख्या क्या रहता है, 47 रहता है। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, गुणसूत्र संख्या 45 होती है। और इसमें क्या होती है, एक लड़की बर्थ लेती है, और भी लड़की जो होगी उसकी आयु क्या होती है, कम समय के लिए मारी जाती है। ठीक है।